नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आपको आज किन खबरों पर हम बात करने वाले। यूपी के दंगल के लिए दिग्गज अभी से ताल ठोकने लग गए हैं। बताएंगे सियासी खबर क्या है। 26/11 के गुनहगार हाफिज का नाम दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ गया है, यानी हाफिज की एक और चाल सामने आई है और चालबाज चीन ने अपने दोस्त को दिया है सबसे बड़ा धोखा। ये तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल को कुचलने के लिए और ज्यादा सख्ती किए जाने की जरूरत है। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार। इस सवाल का जवाब हम आपको शो के अंत में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बेतहाशा बढ़ती महंगाई की, जिसने आम आदमी को परेशान कर रखा है। पेट्रोल डीजल अपने सबसे महंगे दौर में है, तो वहीं खाने के तेल के भी लाले पड़ गए हैं। महंगाई की मार, आम आदमी लाचार। कम हुई कमाई, चरम पर महंगाई। कोरोना से जंग के बीच महंगाई ने आम आदमी के लिए जिंदगी और दिनचर्या दोनों ही मुश्किल कर दी है। 2021 अभी आधा ही बीता है, लेकिन कई मायनों में महंगाई ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किचन से लेकर कार तक हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में मायने रखती है, वो महंगी हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर 2021 में करीब 140 रुपए महंगा हो चुका है। खाने के तेल की कीमत मई में 11 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ 6 महीने में ही डीजल 15 रुपए 31 पैसे और पेट्रोल 15 रुपए 10 पैसे महंगा हो चुका है। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। बैंकिंग सर्विसेज के चार्ज भी बढ़ गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस साल सबसे ज्यादा तेजी खाने वाले तेलों की कीमतों में देखी गई है। घरेलू खाद्य तेल बाजार में खाने के तेल की कीमतों ने पिछले 1 साल में सबसे ऊपरी छलांग लगाई है। सरसों के तेल की कीमत करीब 44% बढ़ चुकी है। सोयाबीन तेल और सूरजमुखी का तेल भी उबल रहा है, जो 50% तक महंगा हो गया है। ये तेजी मई में 11 सालों में सबसे ज्यादा थी। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना लॉकडाउन के कारण उत्पादन में कमी इसके लिए एक बड़ी वजह है। इसके अलावा आज से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए 25 रुपए अधिक चुकाने होंगे। साफ है कि आपकी थाली और आपकी थाली तक पहुंचाने वाले खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर चीज महंगी हो गई है, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव में कल राजभर ने 5 सीएम का फॉर्मूला दिया, तो आज अखिलेश यादव ने कहा कि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, यानी दिग्गज सियासी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस से किनारा, छोटे दलों का सहारा। 2022 में जीत का अखिलेश फॉर्मूला। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, तो मुकाबले के लिए विपक्षी दलों में भी हलचल तेज है। अपने जन्मदिन पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश ने 2022 में जीत का फॉर्मूला भी बताया। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। 2017 चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हाथ जला चुके अखिलेश अब छोटे दलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। देखना यह कि अखिलेश की साइकिल पर कौन कौन सी पार्टियां सवार होती हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए मतदान होगा। जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भुला दिया और मुझे लगता है कहीं उन्होंने संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। अखिलेश जी, अब आप चाहे जिससे गठबंधन कर लीजिए, आपकी चुनावी नैया पार होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता से हो गया है। हम विकास के आधार पर वोट मांगने जाएंगे और पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद और मत फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
अखिलेश यादव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। 10 पार्टियों के गठबंधन का दावा करते हुए राजभर ने 5 साल में 5 सीएम का फॉर्मूला दिया। 2022 विधानसभा चुनाव में योगी से मुकाबले के लिए विपक्ष हर दांव आजमाने में जुट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी के विकास का मुकाबला जाति धर्म के नारों और समीकरणों से किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सियासी उठापटक का दौर तो शुरू हो चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को या योगी सरकार को चुनौती दे पाना इतना आसान है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सत्ता की चाबी, देश का सबसे बड़ा सूबा, भारतीय राजनीति का मिजाज। कई नाम हैं इस राज्य के। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखता है उत्तर प्रदेश। यही उत्तर प्रदेश अब विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है। एक ऐसा चुनाव जो 2024 की भी रूपरेखा तय करेगा। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, इसलिए सबसे बड़े सूबे के चुनावी दंगल में दिग्गज अभी से ताल ठोंक रहे हैं। कोई प्रदेश में 5 सीएम का फॉर्मूला दे रहा है, तो कोई जातिगत समीकरणों को साध रहा है, तो कोई एकला चलोरे की धुन बजा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सामने मुकाबले में कोई बड़ा दल टिकता नहीं दिख रहा है। जाहिर है चुनाव में उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टियां हैं जो सत्तारूढ़ योगी सरकार से मुकाबले में उतरेंगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। इसके अलावा कई और छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो इन पार्टियों के साथ चुनाव दर चुनाव गठबंधन करती रही हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर गठबंधन की बात दोहराई जा रही है, उसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन का हालिया इतिहास बीजेपी के सुनामी के आगे कहीं ठहरता नहीं दिखता। 5 साल 2017 के चुनाव की करें तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी कुछ खास नहीं कर पाई थी। पार्टी ने राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके खाते में महज 19 सीटें आई, जबकि कुल 22.23% वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी और 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, फिर भी खाली हाथ रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए भी जाना जाता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ में जमकर प्रचार किया था, लेकिन ये बीजेपी को मात नहीं दे पाए। इस गठबंधन का नारा था यूपी को ये 7 पसंद है, जो काफी मशहूर भी हुआ। लेकिन नतीजा ये रहा कि 403 में से कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा और खाते में 7 सीटें आई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर चुनाव लड़ा और खाते में 47 सीटें आई, जो 2012 के मुकाबले 177 सीटें कम थी। जबकि साल 2017 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 41.57% वोट मिले और उसने 312 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने विधानसभा की 403 में से 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2022 के चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। किस पार्टी से हाथ मिलाना है, किन पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाना है, किसके साथ चुनाव लड़ना है और किसे आखिरी वक्त पर झटका देना है, इन सारे मुद्दों पर पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनावी नतीजे किसी भी पार्टी के लिए संजीवनी का काम भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 26/11 का गुनाहगार हाफिज सईद एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उसने दरभंगा ब्लास्ट में सक्रिय भूमिका निभाई थी। देखिए रिपोर्ट। लश्कर की द बर्निंग ट्रेन वाली साजिश, दरभंगा ब्लास्ट का हाफिज कनेक्शन, नासिर बोलेगा पाकिस्तान के राज खोलेगा। देश में द बर्निंग ट्रेन की साजिश रचने वाली ये दोनों आतंकी अब एनआईए के शिकंजे में हैं। इन तस्वीरों में पहला इमरान मलिक है और दूसरी तस्वीर मोहम्मद नासिर की है। हैदराबाद से एनआईए ने इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनके साजिश के हर किरदार पर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ उसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। लश्कर का प्लान चलती ट्रेन में धमाका कर दहशत को अंजाम देने का था। पाकिस्तान से आतंकियों को आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी।
हाफिज सईद से मिला था गिरफ्तार आतंकी नासिर। टाइगर मेमन से भी मिला था नासिर। 4 महीने पाकिस्तान में रहकर आतंकी ट्रेनिंग ली थी नासिर ने। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एनआईए ने 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर मलिक है। दोनों आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। साफ है कि साजिश में पाकिस्तान में बैठा लश्कर चीफ हाफिज सईद पूरी तरह शामिल था। उसी के कहने पर इकबाल खाना को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई और हैदराबाद में इमरान मलिक और नासिर ने ट्रेन में विस्फोटक भरा पार्सल रखा। 17 जून को दरभंगा में ब्लास्ट हुआ था। गनीमत रही कि विस्फोट से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आईडी को कपड़े के पार्सल में रखा गया था और ये ब्लास्ट उस समय हुआ जब पार्सल को ट्रेन से स्टोर रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। ब्लास्ट के बाद कपड़े के बंडल में आग लग गई थी। ये 2 लोग जो है वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर लश्कर-ए-तैयबा के लोग हैं, जो यहाँ ये घर में रहते थे, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो करीब करीब 2-3 साल से यहाँ रहते थे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पार्सल सेक्शन में इन लोगों ने ब्लास्ट का सामान रखा था। लश्कर की ये साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इसके कई किरदार अभी पर्दे में हैं। जांच एजेंसियां उन चेहरों की तलाश में जुटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रची गई साजिश में नासिर और इमरान का साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलती ट्रेन से उतरना एक शख्स को काफी महंगा पड़ गया, लेकिन क्या इस शख्स की जान बचाई जा सकी? देखते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आरपीएफ कांस्टेबल बना मसीहा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। थोड़ी सी लापरवाही कैसे आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। दरअसल एक शख्स चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। चूंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उतरते हुए युवक का संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने के बाद वो अचानक गिर पड़ा। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं। लेकिन एक युवक अचानक ही मसीहा बनकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आता है। वो बहुत पुरानी कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जैसे युवक ट्रेन से टकराकर हल्का सा दूर गिरता है, वहां मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल मुस्तैदी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेते हैं और युवक की जान बचा ली जाती है। खबर है कि इस बहादुरी के लिए आरपीएफ इस कांस्टेबल को सम्मानित करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन ने अपने सबसे बड़े दोस्त पाकिस्तान के साथ किया है सबसे बड़ा धोखा। देखिए ड्रैगन का यह धोखा क्या है। चीनी कबाड़ के भरोसे आतंकिस्तान। पाकिस्तानी सेना को मिले नए खिलौने। देख लो इमरान, होगा संपूर्ण संहार। पूरी दुनिया में अपनी खराब सामान के लिए जाना पहचाने जाने वाला चीन एक बार फिर पाकिस्तान का मसीहा बनकर सामने आया है। भारत से मुकाबले के लिए चीन ने पाकिस्तान को VT-4 टैंक दिए हैं। इन टैंकों के मिलने के बाद पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष बाजवा की बाँछें खिली हुई हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये चीनी खिलौने भारतीय टैंकों के सामने कहीं नहीं टिकते। पाकिस्तान को मिले VT-4 टैंक तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जबकि भीष्म 90 दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में शामिल है। VT-4 का वजन 52 टन है, जबकि भीष्म का वजन 48 टन है। VT-4 में 125 mm की गन लगी है, जबकि भीष्म में 125 mm की मेन गन है। VT-4 की रेंज 5 किलोमीटर है, जबकि भीष्म की रेंज 6 किलोमीटर है। VT-4 कई तरह के गोले दागने में सक्षम है, जबकि भीष्म मिसाइलों से भी हमला कर सकता है। VT-4 की रेंज एक बार में 500 किलोमीटर है, जबकि भीष्म 550 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। चीनी VT-4 टैंक को अब तक किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि भारत के टैंक कई मोर्चों पर अपना दम दिखा चुके हैं। पाकिस्तान खुले आंखों से सपना देख रहा है, क्योंकि जब इनका सामना भारत के अर्जुन और भीष्म टैंकों से होगा तो लोंगेवाल की तरह एक बार फिर पाकिस्तानी टैंकों के कब्रिस्तान बनेंगे। जिन चीनी हथियारों को आधुनिक बताकर पाकिस्तान खरीद रहा है,
उनकी हकीकत पूरी दुनिया जानती है। चीन के झूठ का शिकार दुनिया के कई देश भी हो चुके हैं। चीन ने 2017 में बांग्लादेश को 2 मिग क्लास के पनडुब्बी दी। बांग्लादेश को मिली ये पनडुब्बियां बेहद खराब हालत में थी। येलो सागर में हुए हादसे में पनडुब्बी 70 नौसैनिकों के साथ डूब गई। चीन से लिए 2 युद्धपोतों में भी कई खराबियां देखी गई। कीनिया को दी गई चीनी बख्तरबंद गाड़ियां नाकाम साबित हुई। गाड़ियों में गोली लगने से कई सैनिकों की यहां मौत हो गई। जॉर्डन ने साल 2016 में 6 CH-4B UAV खरीदे, जो 3 साल में ही बेकार हो गए। अल्जीरिया ने चीन से CH-4B UAV खरीदे, जिसमें कई UAV हादसे का शिकार हो गए। पाकिस्तान इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो चीन से मिले JF-17 विमानों को भले ही अपनी कामयाबी बताए। तो चीन के सबसे बड़े धोखे का शिकार पाकिस्तान हो चुका है। बहरहाल आपको बता दें कि कू ऐप पर आज हमने सवाल पूछा था कि क्या स्लीपर सेल्स को कुचलने के लिए और ज्यादा सख्ती किए जाने की जरूरत है। 99% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 1% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार कू ऐप पर और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ।